सो जय हिंद एवरीवन, मैं मनीष पुशोला अध्यापक पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे क्लास 12th का मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। ये वन शॉट चैप्टर रहेगा, यानी आपके 12th के बोर्ड आने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरी वीडियो में बने रहना और कंप्लीट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जरूर टैकल करूंगा। जल्दी हम जनवरी में एक और नया बैच लाएंगे, वो ऑनलाइन रहेगा, स्ट्रीमिंग ऑनलाइन रहेगा, जिसमें हम लोग आपके बुक वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे, तो आपकी बहुत हेल्प करेगा सीबीएसई जो करंट बोर्ड आने वाला है उसमें आपको नंबर क्रैक करने में। सो आगे बढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से क्या समझते हो? तो जैसे हमारे दिमाग में मनी आता तो ये ध्यान में आता है कि पहले भी क्या मनी चला करती थी? आंसर है नहीं। तो पहले क्या सिस्टम था? पहले हम क्या करते थे, एक गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया करते थे। इस सिस्टम को कहा जाता था बाटा सिस्टम, राइट? तो फिर बाटा सिस्टम चला क्यों नहीं? और क्या सर आज भी बाटा सिस्टम एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। कहां पे? मोस्टली ट्राइबल एरियाज में आप देखोगे तो कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज भी बाटर सिस्टम को यूज करती है, यानी वही अगेन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। बाकी मोस्ट ऑफ द एरिया में, यानी आप कह लो कि 90% जो है, हम अब करंट जो मनी सिस्टम है उसमें आ चुके हैं। तो फिर दिमाग में आता है सर मनी क्या है, क्या यूज हुआ फिर आगे जाके मनी का, और कैसे हम इसमें इवॉल्व हुए, यानी कैसे ट्रांजिशन पीरियड चला। क्या हम डायरेक्ट बार्टर सिस्टम से जो करंट पेपर मनी है उसी पे आ गए? इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो बार्टर सिस्टम यानी डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। तो जी दिक्कत क्या आई? दिक्कत यह आई कि मान लो कोई एक पर्सन है ए, ये शू का काम करता है, ठीक है। एक पर्सन है बी, ये काम करता है मान लो राइस बेचने का। अब ए को चाहिए उसके शू के बदले में राइस, लेकिन बी जो है वो उसके राइस के बदले में चाहता है क्लोथ्स, ठीक है। तो यही दिक्कत थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी जो बार्टर सिस्टम के अंदर आ रही थी, और इस दिक्कत को बोला जाता है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। फिर हर किसी को यह था कि भाई अगर मेरा गुड्स है तो मेरा गुड्स बहुत अच्छा है, पर पता कैसे चले? क्योंकि कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, यानी मेजर करने का एक सिंगल पैरामीटर नहीं था, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसको कहा जाता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, करेक्ट। इसके बाद आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन ऑफ गुड्स, यानी फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ए एक पर्सन था, इसने बोला कि भाई मैं 40 kg जो है राइस दे दूंगा, ठीक है ना। किसको बोला? बी को बोला। बी ने कहा ठीक है, मैं एक काउ दे दूंगा आपको, जैसे आप 40 kg राइस देते हो मैं आपको एक काउ दे दूंगा। अब मान लो ए के पास 40 kg राइस ही नहीं थे उस समय, इन्हें बोला जी मेरे पास 30 kg राइस है, इस समय आप 30 kg राइस ले लो। तो अब बी क्या करेगा? क्या उस गाय को डिवाइड कर सकता है कि नहीं जी ठीक है, मैं भी आज 3 टांगों वाली आपको गाय दे रहा हूं, चौथी टांग तभी लगाऊंगा जब आप 10 किलो और दे दोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा इशू था, तो इम्पॉसिबिलिटी थी सब डिविजन ऑफ द गुड्स, करेक्ट। इसके बाद आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ये जरूरी है कि हर एक सामान जो चेंज किया जाए, एक्सचेंज किया जाए बार्टर सिस्टम के दौरान, उसमें हर एक पर्सन को हर किसी चीज का नॉलेज हो? आंसर है नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, यानी श्योरिटी नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था कि भाई अगर हम इस सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल में यह सामान उस वैल्यू को कमिट करेगा या नहीं, उस वैल्यू को टैकल करेगा नहीं, इक्वेट करेगा या नहीं, करेक्ट। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स आर नॉट फीसेबल। कहने का मतलब कि मान लो अगर एक पर्सन है उसके पास गाड़ी है, ठीक है ना। अब इस गाड़ी के बदले वो कितने केजी राइस दे दे, कितने क्वांटिटी में कपड़े दे दे, कितने केजी आटा दे दे, यानी ऐसे कितनी सारी चीजें दे दे जो कि इक्वल कर पाए इस गाड़ी की वैल्यू को, करेक्ट। और एक और जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी स्टोरिंग, खासकर पेरिशेबल गुड्स के केस में। यानी फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका टमाटर का काम है, ठीक है ना, तो टमाटर के काम में क्या था, क्या आप उसको एंड टाइम तक स्टोर कर सकते हो? नहीं। या मान लो 2 महीने बाद अगर दे रहे हैं, नहीं, क्यों? वो सड़ जाएंगे। तो स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू था। क्यों? क्योंकि अगर उसको जब तक उसका एक्सचेंजेबल पार्टनर नहीं मिलता, यानी वो पर्सन नहीं मिलता जो उसके गुड्स के बदले में उसका मनचाहा गुड्स दे दे, तब तक उसको स्टोर करना ही पड़ता था, करेक्ट। सो स्टोरिंग की ये प्रॉब्लम आती थी, राइट। अब आते हैं जी फंक्शन क्या है मनी का। तो जी मेजरली तीन इसको कैटेगराइज करिएगा, तीन मेजर हेडिंग्स में इसको कैटेगराइज कर दिया गया।
सबसे पहला आता है प्राइमरी फंक्शन, फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन और एंड में आता है कॉन्टिनेंट फंक्शन। मेजरली अब वैसे अगर आप पैटर्न देखोगे जो 12th के बोर्ड एग्जाम जो कॉन्टिन्यूसली 3-4 सालों में जो चलते हुए आए हैं उसमें मनी में बहुत कम फोकस रखा है। मेजर फोकस जो उन क्वेश्चन पे रखा हुआ है वो बैंकिंग वाले पोर्शन में है, करेक्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको इन कैटेगरीज में जब आप डिवाइड करते हो तो उसका आंसर इंपैक्ट बहुत अच्छा रहता है, यानी आपको नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं, राइट। अब आते हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सिंपल मतलब है कि सेल और परचेज में बहुत ज्यादा इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आने लगी। यानी अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आपको वेट नहीं करना पड़ रहा किसी पर्सन का, आप पैसा देते हो और सामान ले लेते हो, राइट। यूनिट ऑफ वैल्यू यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गई। आसान भाषा में कि अब ये नहीं बोल सकता कोई कि भाई 10 ग्राम जो गोल्ड है दैट इज इक्वल टू द 10 kg ऑफ कॉटन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू क्या होगी और 10 kg कॉटन की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। आगे आता है सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था सर। मतलब ये कि अगर आप इन फ्यूचर यानी अगर आप क्रेडिट सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यानी लोन पे उधार पे अगर कोई चीज दे रहे हो तो मनी के केस में हम उस पर उतना परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते कि अच्छा आज अगर मैंने 100 रुपए दिए या 100 रुपए का लोन दिया तो उसके ऊपर इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, मुझे इतने टाइम बाद इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये बहुत इजी हो गया। स्टोरेज ऑफ वैल्यू कोई दिक्कत नहीं आई। आज आपके पास अगर एन नंबर ऑफ मनी भी आपके अकाउंट में पड़ी हुई है तो पैसा कभी नहीं बोलता कि जी मुझे बैंक से निकालो, मुझे पसीना आ रहा है, करेक्ट हो गया। तो भी बहुत इजी है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत आसान है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप और कभी भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। जबकि पहले ये गुड्स में बहुत बड़ा इशू रहता था, करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंट फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बहुत आसान हो गया सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर हमें पता है कि एक आईएएस ऑफिसर है, अगर एक आईएएस ऑफिसर है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, करेक्ट हो गया। और अगर एक लेबर है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, यानी एक लमसम सैलरी कितनी होगी भाई, इतने से इतने रेंज के बीच में होगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमें नेशनल इनकम निकालना बहुत आसान हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ आईएएस वर्कर हमारे इंडिया में कितने हैं या नंबर ऑफ लेबर हमारे इंडिया में कितने हैं। तो नेशनल इनकम कंप्यूट करना बहुत आसान हो जाता है, जिसके डेटा के बेस पर गवर्नमेंट जो होती है पॉलिसी बनाती है फिर बहुत इजीली, राइट। इसके बाद आते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर बट स्टिल फॉर द प्रोड्यूसर ऑल्सो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि मान लो एक सब्जी वाला आता है गली में, उसे पता है क्या कि अगर मैं सब्जी बोलूंगा 50 रुपए किलो, ठीक है ना, तो बाहर से कोई निकलेगा, उसके बाद कोई निकलेगा घर से और बोलेगा नहीं नहीं ये तो अभी 30 रुपए किलो कोई दे रहा था, करेक्ट हो गया। तो बीच में ये कहीं जाकर एक मीट आउट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, वो बोलेगी ठीक है मैं 40 से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है बोलेगा 40 में आप ले सकते हो। तो ये वो वैल्यू हो जाती है, यानी ये वो वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं जिसमें प्रोड्यूसर को भी सोचता है कि हाँ भाई मुझे इतना प्रॉफिट तो हो ही रहा है, वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, कंज्यूमर को भी पता है कि अच्छा इतने में मेरे को इतना मिल रहा है बहुत बढ़िया है, तो कंज्यूमर भी फुली सेटिस्फाई हो जाता है इस केस में, ठीक है ना। बेसिस ऑफ क्रेडिट और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है हर किसी के लिए, राइट। इवोल्यूशन कैसे आया जी मनी का? तो पहले फेज में क्या था, अगेन बार्टर सिस्टम का यूज हुआ होता था, ठीक है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज का यूज किया जाता था। फिर सेकंड फेज आया, इसमें क्या था, सी शेल वगैरह यूज होने लग गए, स्टैंप वगैरह यूज होने लग गए कि हाँ भाई इस एरिया में है तो इतनी स्टैंप चल जाएंगी, ठीक है ना। फिर गोल्ड कॉइन वगैरह यूज होने लग गए, सिल्वर कॉइन यूज होने लग गए, उसके बाद कॉपर कॉइन यूज होने लग गए कि भाई इतने कॉपर कॉइन मिलेगा तो इतनी चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा कई बार अगर मतलब हम नदी के किनारे से भी जब बसों से या ट्रेन से जब हम गुजरते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कई लोग क्या करते थे, सिक्का फेंकते हैं। तो सिक्का फेंकने की जो प्रथा थी वो बेसिकली क्या थी, वो कॉपर कॉइन जब यूज हुआ था तो कॉपर जो होता है वो पानी को बहुत अच्छा प्यूरिफाई कर देता है। आपने कई बार सुना होगा या बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में होंगे तो देखा होगा वो रात को कॉपर के लोटे में पानी भर देते हैं और सुबह होकर उसको पीते हैं, ठीक है ना। क्यों? एल्कलिनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है उसमें, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले वो जो कॉपर सिक्का था वो कॉपर सिक्का को इसीलिए नदी में फेंका जाता था कि भाई उससे जब पास आउट हो गया नदी में जब ये रहेगा तो प्यूरिफिकेशन कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहेगी, ठीक है ना। और अब आए उसके बाद हमारे पास, यानी ये सेकंड फेज था। थर्ड फेज में क्या आया हमारे पास, पेपर करेंसी वगैरह आ गई, ठीक है ना। जो आज आज की डेट में आप नोट वगैरह अगर आप देते हो, सिक्के देखते हो, तो अब ये वो आ गया। और आज के समय में हम और मूव ऑन हुए और डिजिटल करेंसी की तरफ मूव ऑन हो गए, पेटीएम वगैरह चलने लग गए, गूगल पे वगैरह चलने लग गए, जिससे आप बहुत इजीली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी।
अब आते हैं इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम में, ठीक है ना। दो तरीके के फॉर्म्स है, वैसे आप तीन तरीके को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो डिजिटल मनी हो गई, ठीक, एक थी कॉइन में और एक थी पेपर फॉर्म ऑफ मनी में, ठीक है ना। हर एक तरीके का, यानी मान लो जो ₹2 के नोट से लेकर और जो ₹500 का जो नोट है हमारे पास, कोई हर एक नोट को प्रिंट करने का काम करता है आरबीआई। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब सेंट्रल बैंक का फंक्शन पढ़ेंगे तो उस पर भी ये आएगा, ठीक है ना। तो आरबीआई ये प्रिंट करने का काम करता है, और हर नोट में, हर नोट के नीचे यहाँ पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है ना। लेकिन ₹1 का जो नोट होता है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, करेक्ट। कौन सा? ₹1 का जो नोट होगा उसे आरबीआई प्रिंट नहीं करता। उसे कौन प्रिंट करता है? उसे प्रिंट करता है जी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और ₹1 के नोट में साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, करेक्ट हुआ, ठीक है। सारे नोट जो भी प्रिंट होंगे वो आरबीआई प्रिंट करेगा, लेकिन सिर्फ ₹1 का जो नोट होगा वो प्रिंट करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और उसमें साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इस समय? कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर आंसर देना। तो आरबीआई फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, यानी अब कितने नोट प्रिंट करने, ऐसा नहीं है कि कितने भी नोट प्रिंट कर दिए, नहीं, ठीक है ना। उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है कि 2000 करोड़ रुपीस तक ये करते हैं, उसके बाद अगर करना होता है तो उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट से कुछ रखवाते, जैसे गोल्ड रखवा दिया या कुछ बॉन्ड्स वगैरह रखवा दिया, और उस बेस पे फिर आगे और प्रिंट किया जाता है, करेक्ट। अब आता है जी मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में मेजरली वैसे आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो M1 है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे समझने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सारे ही दे रखे हैं, ठीक। तो मनी सप्लाई मनी को हमने 4 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड कर दिया, जिसमें M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। अब M1 में आते हैं CCDD OD, M2 में आते हैं M1 सारे और पोस्ट ऑफिस की जितनी सेविंग हो गई, M3 में आएंगे M1 पूरा और टाइम डिपॉजिट जितने हो गए, टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका, या रेकरिंग डिपॉजिट हो गया आपके, और M4 में M3 पूरा आ जाएगा और टाइम टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। इनमें सबसे लिक्विड फॉर्म जो होती है वो होती है M1, यानी इजीली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो देखते हैं सीसी, यानी जितनी भी आपकी करेंसीज वगैरह हो गई, चाहे वो ₹1 से लेकर आपके ₹2000, अब तो ₹2000 का आता नहीं, ₹500 तक जितने हो गए वो सारे नोट इसमें सीसी में आ जाएंगे। डीडी में आपके जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह हो गए कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है ना। और ओडी में जितने भी आपके अदर डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, चाहे वो आरबीआई के पास हो या फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास हो, करेक्ट। फिर M2 में जैसा हमने पढ़ा था कि M1 सारा आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन अगेन लिक्विडिटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लिक्विडिटी उतनी ही कम होती जाएगी, करेक्ट हुआ। इसी तरीके से M3 में आपके M1 पूरा आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट सारे आ जाएंगे, और M4 में M3 पूरा आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस ऑफिस सेविंग डिपॉजिट पूरे आ जाएंगे बैंक अकाउंट के साथ। इसके बाद आता है पेपर मनी, या जिसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये MCQ में भी पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है। तो पेपर मनी क्या है, या फिएट मनी हम जिसको बोल रहे हो क्या है? पेपर मनी या फिएट मनी, ये लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है उसी को पेपर मनी और फिएट मनी बोल दिया जाता है। यानी अगर मैं आज आज के डेट में आपसे पूछूं कि क्या ₹1000 का नोट वैलिड होगा, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एज ए लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को 2016 में, करेक्ट। तो हर एक मनी जो कि लीगल टेंडर है, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल टेंडर है, ठीक है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट गारंटी करती है कि भैया ओवरऑल ट्रांजैक्शन के बेस पे इसको ले लिया जाएगा, इजीली एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, उसी मनी को फिएट मनी बोला जाता है, करेक्ट हो गया। सो फिएट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी प्रिंटेड when fiat money is backed by gold, silver, standard called representative money. When central bank promise to
पे बियरर द सम ऑफ दिस मनी रुपीज, ये हर नोट में जो लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे हम अश्योर करते हैं कि ये मनी पूरा चलेगा, ऑल ओवर इजीली एक्सेप्टेबल है, राइट। सो करेंसी बिकम एनोनिमस बियर बॉन्ड, एग्जांपल यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज, यूरो, जो इजीली एक्सेप्टेबल है हर एक कंट्री में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉइनेज एक्ट ऑफ 1909 इशू करता है 1 रुपये कॉइन को, और आरबीआई का एक्ट है 1934 जो एम्पावर करता है आरबीआई को कि इंडिया में जितनी भी चीजें हैं या जितना भी करेंसीज हैं उसको प्रिंट करेगा, ठीक है ना। और डीमोनेटाइजेशन के अपना जो उसके पास एक वेपन होता है उसके थ्रू वो किसी भी करेंसी को काउंटरफिट या बोल सकता है कि भैया कल से ये भी वैलिड नहीं रहेगा, करेक्ट होगा। जैसे अगेन 1000 और 500 रुपए का नोट था, फिर दूसरा 500 रुपए का नोट आया और 2000 रुपीज का नोट आया, बोला भैया आज से ये जरूर चलेंगे, करेक्ट है। तो ये सारी पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। फिर उसके बाद आता है हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी में कौन कौन सी चीजें आ गई, तो जितने भी करेंसी नोट्स वगैरह हो गए, कॉइन वगैरह हो गए, पब्लिक के पास, ठीक है ना, और कमर्शियल बैंक के पास जो रखा होगा उनका, जितने भी डिपॉजिट्स हो गए गवर्नमेंट के पास, इन सभी को अगर आप टोटल कर देते हो तो ये सारा हाई पावर्ड मनी में कहलाया जाता है, करेक्ट। तो फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, सर फुल बॉडीड मनी हम उसको बोलते हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती है। सर कहने का मतलब, तो आपने 10 रुपए का कॉइन देखा होगा, ठीक है, मान लो इस 10 रुपए के कॉइन में जो मेटल लग रहा है उसमें जो खर्चा आ रहा है वो 4 रुपए आ रहा है, तो 4 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। लेकिन क्या वो 4 रुपए के अकॉर्डिंग चलेगा, आंसर है नहीं। क्यों, जितना उसमें मिंट हो रखा है, जितना उसमें छप रखा है 10 रुपए, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो जब ये इक्वलाइज हो जाते हैं तो उसको फुल बॉडीड मनी कहा जाता है, जब फेस वैल्यू इक्वल हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। अब आता है बैंकिंग में। सो बैंक क्या है जी, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जहां पे हम बोरो करते हैं और लेंड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और निकाल सकते हैं पैसे को, ऐसी सारी संस्थाएं बैंक कहलाई गई और जो कि ऑथराइज्ड होगी, राइट। एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, withdraw, able to check and advances loan on the various sorts of are called banks। तो बैंक कौन कौन से होते हैं जी, तो मेजरली दो पार्ट में बैंकों को डिवाइड कर दिया, एक कमर्शियल बैंक, दूसरा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई हो गया, ठीक है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो गए, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सारे कमर्शियल बैंक के पार्ट हो गए, ठीक। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कमर्शियल बैंक कहां पे दे रखे हैं, तो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं, ध्यान में रखना, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में कमर्शियल बैंक के बारे में बात करी हुई है। तो फंक्शन क्या है जी कमर्शियल बैंक के, सबसे पहला फंक्शन है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, कि कोई अगर सबमिट करने आ रहा है, कोई डिपॉजिट करने आ रहा है अपना पैसा, तो उसको एक्सेप्ट करना, राइट। दूसरा लोन प्रोवाइड करना, तीसरा क्रेडिट क्रिएट करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा अदर फंक्शंस। अब एक एक करके हर एक फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब कितने तरीकों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में, तो अलग अलग अकाउंट के बेस पे इंडिया में हर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जैसे करंट अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जैसे जनधन अकाउंट। तो ऐसे कई अकाउंट्स के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करा जाता है पैसा, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट मेजरली बिजनेस पर्सन का ओपन होता है, जिसमें कोई उनके सबमिशन पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। यानी जब आप पैसा जमा कराते हो सेविंग अकाउंट में, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो करंट अकाउंट के केस में वो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उल्टा इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। क्यों, क्योंकि वो आपको मंथली आपकी ये अकाउंट इंफॉर्मेशन मेल करेगा, पोस्ट करेगा आपके पास, जैसा भी होगा, ठीक है ना। तो उस सर्विसेज के बिहाफ पे आपको चार्ज करेगा बैंक। बैंक एक स्टेटमेंट सबमिट करता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है आपको रेगुलर इंटरवल बेसिस पे, मेजरली मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है, वरना अकॉर्डिंगली जैसे डिमांड करी जाती है, तो उसके बिहाफ पे चार्ज करता है, ध्यान में रखना, राइट। इसके बाद आता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में क्या है, इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है ना, यानी जो भी आपका डिपॉजिट है आपको एनुअली कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, 4%, 5%, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कोई 4% देता है, कोई 5% देता है, कोई 6% के हिसाब से भी देता है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट
होता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट होल्डर को। ठीक है ना। अब ये मिनिमम बैलेंस भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ठीक, यानी हो सकता है किसी में मिनिमम बैलेंस बोल रखा हो 10,000, किसी में बोल रखा हो 5,000, किसी में 1,000, किसी में 25,000। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है कि आपने मिनिमम बैलेंस किस हिसाब से रखवा रखा है। करेक्ट हुआ। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी काउंट होगी जी सेविंग अकाउंट में। जैसे एटीएम से जब आप पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो अगर 3 से या 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है तो अगेन वहां पे चार्जेस लगना फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज्यादा, यानी पहले फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर रेकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, ठीक है, फिर सेविंग अकाउंट में मिलता है आपको इंटरेस्ट। ठीक, तो सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। लेकिन होता क्या है, ये दोनों ही टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। कहने का मतलब कि अगर मान लो आपने एफडी करा दी 5 साल की, ठीक है ना, अगर आपने एफडी करा दी 5 साल की, 5 साल की, तो आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, और अगर आपने निकाला तो उसमें सरेंडर चार्जेस आपको देने पड़ जाएंगे। ठीक, अब एफडी और आरडी में फर्क क्या है? फिक्स डिपॉजिट के टाइम पर आपको एक ही बार में सारा पैसा सबमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 2 लाख रुपए की एफडी कराई, करेक्ट, तो आपको 2 लाख रुपए एक ही बारे में पे करना पड़ेगा और वो 5 साल बाद आप निकाल। जबकि रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, रेकरिंग यानी जो रिपीटिशन होती है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है ना। कब तक? जब तक आपने ओपन करवा रखा होगा कि भाई 2 साल के करवा रहा हूं मैं आरडी, तो 2 साल तक आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। निकाल आप 2 साल के बाद ही सकते हो। करेक्ट हो गया। और इसके बाद आता है, ये था रेकरिंग का, इसके बाद आता है जन धन अकाउंट। जन धन अकाउंट ये ओपन किया गया उन पर्सन के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि पैसा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुल्लक में पैसा डालते हो, तो अगर आज मैंने मान लो 100 रुपए डाले, तो 10 साल बाद भी वो 100 ही रुपए रहेंगे। करेक्ट, लेकिन क्या उसकी वैल्यू भी 100 रुपए के हिसाब से रहेगी? नहीं, वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आइडल कैश रह जाता है, यानी वो इकोनॉमी के लिए खराब हो जाता है। तो हर पैसा जो इकोनॉमी में चलता रहे, इसलिए हर किसी को क्या करा, बैंक से जोड़ दिया गया, ताकि एक की ट्रांजैक्शन भी अगर हो तो बैंक टू बैंक हो जाए, वो पैसा इकोनॉमी में रहे और यूज हो, जिससे हमारी इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़े। तो जनधन अकाउंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। वन बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन फॉर अनबैंक पर्सन। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। रुपए डेबिट कार्ड दिए जाते थे इसमें। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया 1 लाख रुपए का। ठीक है ना, मतलब 1 रुपए कटते थे और 2 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस में मिल जाता था। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 एलिजिबल फॉर अकाउंट होल्डर इज अवेलेबल। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको दे दी जाती थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, अगर आपके अकाउंट में मान लो कम पैसे, ठीक है ना, और बोल दिया गया कि अगर कम पैसे के बाद भी अगर आपको पैसा निकालो तो इस लिमिट तक निकाल सकते हो, वो फैसिलिटी भी यहाँ दे दी गई। बहुत अच्छी स्कीम थी। ठीक, इसी के साथ फिर जोड़ा गया प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या था? सॉरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या था कि मान लो कि अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, जैसे एमजी नरेगा ले लो, ठीक है ना, हालांकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया। ठीक है, एमजी नरेगा ले लो। अब एमजी नरेगा के अंडर मान लो पैसे आ रहे हैं किसी पर्सन के 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए अब वो किसी वहां के प्रधान को नहीं देने पड़ेंगे। अगर किसी पर्सन का अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, तो वो डायरेक्ट पैसा क्या होगा, उसके अकाउंट में चले जाएगा। यानी जो शिकायतें आती थी कि भाई पैसा इन तक तो पहुंच जाता है लेकिन एंड पर्सन तक वो पैसा मिलता नहीं, या ये बीच में कमीशन खा जाते, तो वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म कर दी गई। ठीक है ना। अब पैसा क्या था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, यानी जनधन अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में पहुंच जाता था। तो क्या करा, अकाउंट से आधार लिंक किया और मोबाइल से कनेक्ट कर दिया उसको, तो हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि भाई अच्छा आपके अकाउंट में पैसा आ गया। करेक्ट। बीमा योजना इसके अंदर आ गया, अटल पेंशन योजना बेनिफिट दे दिया इसमें। अब आता है एडवांसिंग लोन, यानी सेकंड फंक्शन।
पहला पढ़ा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन। अब लोन अलग अलग तरीके से दिया जाता था, जैसे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या था, क्या हर एक पर्सन को सिमिलर लोन मिल सकता है? नहीं। मतलब मान लो कि अगर कोई पर्सन 10,000 रुपीज कमाता है महीने के, और एक पर्सन जो है 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, तो क्या इन दोनों को जो लोन मिलेगा वो क्या सेम अमाउंट का सैंक्शन होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए वाले की जो क्रेडिट वर्थिनेस होगी, क्रेडिट वर्थिनेस जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 10,000 जो वाला पर्सन होगा। तो कैश क्रेडिट में क्या किया जाता है, सबसे पहले आपकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करी जाती है, ठीक है ना। क्रेडिट वर्थिनेस चेक करी जाएगी कि अच्छा अगर हम इस पर्सन को ये लोन सैंक्शन कर देते हैं तो क्या ये पे कर पाएगा, ठीक। उस बेस पर उसको लोन प्रोवाइड मिल जाता है। तो क्रेडिट, कैश क्रेडिट। सो इन दिस एन एलिजिबल बोरोवर फर्स्ट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट अप टू विच ही मे बोरो फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना। लिमिट डिटरमाइन करने के बाद उसको वो लोन दे दिया जाता है। करेक्ट हो गया। मनी एट कॉल ऑन डिमांड, ये नॉर्मली बैंक टू बैंक लिया जाता है कि अगर मान लो किसी एक कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, तो दूसरे बैंक से वो पैसा मांग लेता है, यहाँ पे मुझे चाहिए, और वो पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो फिर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पूरे अमाउंट पे करना पड़ता है। करेक्ट है। Such loan, short period loan, can be called backup by the bank. Very short notice up to the, to say 1 day to the 14 days. These loan generally made by one bank to the another bank. The security against such loan, important, security against such loan can be personal, financial asset or goods. Correct. अगला आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। तो दीज आर गिवन एज पर्सनल लोन्स, फाइनेंस वर्किंग कैपिटल एज द प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। दीज आर सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको रखवानी पड़ती है, यानी कल को आप लोन देने जाते हो तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ वहां पे सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी कि अच्छा अगर कल को मैं लोन नहीं दे पाता तो जी आप ये बेचकर लोन जो है अपना कंप्लीट करवा सकते हो। करेक्ट हो गया। The whole amount of term loan is paid in lump sum by crediting to the loan account of the borrower. An entire amount is chargeable to interest. Important. पूरा अमाउंट चार्जेबल, पूरा अमाउंट पे जो होगा वो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है सर। मतलब कईयों में ऐसा होता है कि मान लो अगर आपने 100 रुपए लिए, लोन लिया, ठीक है ना, अगर आप आज 10 रुपए निकाल दो तो इंटरेस्ट जो होगा उसी पे लगेगा बस। ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक लिमिट से अगर आपको एक्सीड कर दिया जाता है कि अच्छा आप इस लिमिट के बाद भी पैसा निकाल सकते हो, तो उस पे भी फिर कंप्लीट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। ज्यादातर ये बिजनेसमैन वगैरह को दिया जाता है जिनकी फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होती रहती है। एन ओवरड्राफ्ट इन एडवांस गिवन अलाउइंग कस्टमर टू विथड्रॉ हिज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पढ़ा था ना, किसका था? बिजनेस पर्सन का। सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट यूजुअली फाइनेंशियल असेट, शेयर्स, डिबेंचर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब था, ध्यान से समझना। मान लो एक पर्सन है, इसने 100 रुपए दिए किसको, या एक चेक दिया, मान लो 100 रुपए का चेक दिया, या एक बिल बना दिया, ठीक है ना, आसान भाषा में समझना। जैसे एक चेक दे दिया, मान लो बोला जी ये फलाने डेट तक का मैं चेक दे रहा हूं, या 1 महीने बाद का, या 3 महीने बाद का मान लो चेक दे दिया बी पर्सन। बी को जरूरत पड़ गई 1 महीने बाद ही। अब ये बैंक में जाता है, ये बैंक में गया, ये बैंक वाले से बोलता है जी ये रहा मेरा चेक, लेकिन मुझे पैसा आज ही चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा ठीक है आपका 100 रुपए का जो चेक है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम आपको 90 रुपए ही देंगे इसके बदले, ठीक है ना। तो 90 रुपए देंगे, तो 10 रुपए बैंक क्या कर रहा है, अपने पास रखेगा। कब? जब ये 2 महीने बाद वो पैसा एक अकाउंट से निकाल देगा। तो बैंक के पास 100 रुपए आ गए, 90 रुपए उसने दे दिए थे पहले, 10 रुपए की बैंक की कमाई होगी। इसी को बोला जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग एन अमाउंट ऑफ मनी ओड इन कंसिडरेशन फॉर गुड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ए बाई गुड्स फ्रॉम बी, ही मे नॉट पे बी इमीडिएटली, इसीलिए बिल दे दिया कि हाँ भाई फलाना अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है,
इतने टाइम बाद आप पैसा ले लेना, निकाल लेना, ठीक है ना। ही मे गिव बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज stating the amount of money owed at the time when the debt is settled. If B wants the money immediately, he will present it the commercial bank and discounting मतलब वही 90 रुपए जो मिल रहे हैं और 10 रुपए बैंक अपना रख लेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन। सर क्रेडिट क्रिएट कैसे किया जाता है, तो पहले ध्यान से समझना, उसके बाद हम इस पे आएंगे स्लाइड्स पे। क्रेडिट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो होता क्या है कि मान लो ये एक पर्सन है और ऐसे बहुत पर्सन होते हैं, ये अपना पैसा कहां जमा करा रहे हैं, बैंक में, ठीक है ना। तो बैंक के पास क्या आ गया बेटे, डिपॉजिट्स आ गए, डिपॉजिट आ गए ना। अब बैंक क्या करेगा मान लो 1000 रुपए डिपॉजिट आए, ध्यान से समझना इसको, 1000 रुपए डिपॉजिट आए। अब बैंक क्या करता है, अपने कमाई के लिए 1000 रुपए में से कुछ रुपए रिजर्व रख लेता है, रिजर्व कर लेता है, रिजर्व कर लेता है, और कुछ रुपए पर, बाकी बचे रुपए पर लोन दे देता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर कल को जिसने डिपॉजिट करा वो पैसा निकाल दे तो, नहीं, आप यहां पे एक पर्सन लेके सोच रहे हो। आप सोचो एक बैंक के पास कितने एन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, और आप 1000 रुपीज सोच रहे हो, तो आप सोचो 1000 करोड़ रुपीज है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इकोनॉमी में हर किसी को एक ही दिन जरूरत पड़ रही है सबके सब पैसा निकालने की, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के बेस पर रिजर्व का जो रेशो होता है वो बढ़ा और कम कर दिया जाता है। इस रेशो को, जिस रेशो में रिजर्व रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। ये रेशो बनती है कैश रिजर्व रेशो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये रेशो कम या ज्यादा कर दी जाती है, डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, करेक्ट है। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, इस बेस पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक को अपने कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, और कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब वो चाहे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या सिक्योरिटी बेस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि 20% है एलआरआर, ठीक है ना। तो 20% हुआ तो कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, तो जी 200 रुपए रिजर्व रखना पड़ेगा और 800 रुपए पे लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब 800 रुपए पे लोन दे दिया गया, तो लोन कैसे दे दिया जाएगा कि भाई बैंक के पास आया, बैंक बोलता है कि ठीक है ये लो बैग, इसमें आपके 80 रुपए रखे हुए, सॉरी 800 रुपए रखे हुए और आप ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करेगा, इसके बेस पर मान लो मिस्टर बी जो है इनको लोन चाहिए, तो 20 लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा और उस अकाउंट में पैसा चले जाएगा, ठीक है ना। तो बी के लोन अकाउंट में ये 800 रुपए चले जाएंगे। अब बी, मान लो बी ने जो लोन लिया, मान लो उससे वो घर बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो एक रैंडम मान के चलते कि घर बना रहा है, घर बना रहा है तो भाई वो सीमेंट भी चाहिए उसको, आयरन भी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से रेत चाहिए, बदरपुर चाहिए, ईट चाहिए, तो वो पैसा क्या करेगा, अगेन जब भी वो खरीदेगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने पेटीएम किया, मुझे मान लो ईट चाहिए थी 1000, मैंने पेटीएम करा, अब पेटीएम करने पर क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया, तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर क्या होगा, दूसरे के पास चला गया पैसा। तो इस तरीके से ये 800 रुपए फिर क्या आ जाएंगे, बैंक के पास आ जाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, 800 रुपए क्या आ गए, बैंक के पास आ गए। अब फिर 800 रुपए पे क्या होगा, ये 20% रखेगा यानी 160 रुपए, और फिर 640 पे क्या कर देगा, लोन दे देगा। फिर वो लोन जिसको भी देगा, मान लो मिस्टर सी को दिया, फिर वो सी कहीं ना कहीं जाके खर्च करेगा, फिर ये 640 रुपए दोबारा बैंक के पास आ जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। फाइनली जाके क्या होगा, फाइनली जाके क्या होगा बैंक के पास जो रिजर्व रहेगा वो 1000 रुपए हो जाएगा, लोन बैंक 4000 का दे देगा, और बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे वो 5000 के हो जाएंगे, ध्यान में रखना इस बात को। अब आता है क्या सर ये 5000 हमेशा होगा कि हम जब भी ऐसा 1000 रुपए वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे, नहीं, ये 5000 रुपए क्या था, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, या मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए। ये मुझे कैसे पता चला, तो जी मनी मल्टीप्लायर बोल लो या क्रेडिट क्रिएशन बोल लो, इसका फॉर्मूला होता है 1 में LRR। तो ये था 1 में 20%, ठीक है ना। तो 20% आ जाएगा इसका 5, यानी 5 गुना जितना भी हमारा डिपॉजिट है। तो इनिशियल जितना डिपॉजिट होगा, इनिशियल डिपॉजिट जितना भी हुआ है हमारा, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो इनिशियल डिपॉजिट था 1000 का, 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऐसे 5000 रुपए आ गए, क्लियर।
यही है पूरा क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब हम चलते हैं फिर अपने नोट्स की तरफ। क्रेडिट क्रिएशन, पीपल डिपॉजिट मनी with the commercial bank, the bank use the money in these deposit to give loans, जैसा हमने पढ़ा था अभी, ठीक है ना। फॉर इंस्टांस when a bank sanction loan, it does not lend in cash, जैसा मैंने बोला था कि भाई ऐसा नहीं होगा कि वो बैग उठाया और बोला कि ठीक है भाई ये वाला पैसा ले जाओ। वो क्या करेगा, उसका अकाउंट ओपन कर देगा, ठीक है ना। बट ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर एंड क्रेडिट द अमाउंट इन हिज अकाउंट, जितना भी उसने लोन लिया उसके अकाउंट में उतना पैसा चले जाएगा। Whenever bank give loans, it create an equal amount of bank deposit. Creation of such deposit, इसी डिपोजिट को क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। फिर जिसके भी आप पे अगेन वो लोन पे लोन चलता रहेगा। करेक्ट हो गया। एग्जांपल के तौर पे सपोज करते हैं एक बोरोवर है जो विड्रॉ करता है एंटायर अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट एंड स्पेंड कर देता है कुछ ना कुछ खरीदने पे। पैसा निकाला, कहीं खरीदा, अगेन यहाँ पे भी खरीदा, उसके भी बैंक अकाउंट पे गया, ठीक है ना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जनधन अकाउंट मेजरली क्यों ओपन किया गया, ताकि वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में फ्लो करता रहे, और जब फ्लो करता रहेगा तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, यानी जो पैसा खराब नहीं पड़ा रहेगा, वो यूज होगा इकोनॉमी में। इसलिए बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी था। तो बीजेपी जैसी आई तो 2014 में ये मोदी जी का मेन एजेंडा था कि पहले हर किसी को बैंक अकाउंट से जोड़ दो। तो आते ही इन्होंने पहले जनधन अकाउंट ओपन करवा दिया सबके, ठीक है ना। अब वो फिर रेवेन्यू बन जाएगा सेलर का, फिर अगेन वो भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा, फिर वो पैसा बैंक में चला जाएगा। क्लियर हुआ। और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो एलआरआर मान लो जैसे 20% है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 में एलआरआर होता है, यानी 5 गुना हो गया किसका, इनिशियल डिपॉजिट का। तो हमने 1000 रुपए लिया था, 1000 रुपए का 5% कितना हो गया, 5 टाइम्स कितना हो गया, 5000 रुपीज, ठीक है ना। तो 1000 रुपए अगर मान लो इनिशियल डिपॉजिट है 20% के हिसाब से, तो बैंक विल कीप 200 और 800 रुपए पे वो लोन दे देगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है। सो क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 जो कि 20% हम ले लिया, लेकिन प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, एलआरआर है 20%। अब पहली स्टेज ले ली, तो आता है सर कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो हमने कितनी स्टेजेस शो करनी है, तो एटलीस्ट 3 स्टेजेस आप शो एटलीस्ट कर देना वहां पे, फिर डैश 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 करके एंड में ये लिख देना, ठीक है। पर ध्यान में रखना ये 5 गुना तभी आया जब मैंने 20% लिया। अगर आप इसको 30% कर दोगे, फिर 40% कर दोगे या 10% कर दोगे, तो इफेक्ट वैसे ही होगा, ठीक है। तो 1000 रुपए डिपॉजिट था, 800 रुपए लोन में दे दिए, 200 रुपए हमें रिजर्व रखने थे, 800 रुपए लोन में दिए, ये 800 रुपए फिर किसी को दिए, फिर उस 800 रुपए में से 160 रुपए रिजर्व रखे और बाकी 640 पे लोन दे दिया, फिर 640 किसी का आगे डिपॉजिट हो गए, फिर 128 रिजर्व रख लिए 20% के हिसाब से, 512 पे फिर लोन दे दिया। ऐसे करते करते जो मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा, 5000 रुपए हमारे पास अगेन डिपॉजिट हो जाएंगे, 4000 रुपए में हम लोन दे पाएंगे और रिजर्व हमारे पास अगेन 1000 रुपीज बचेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बैंक जो होता है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। आई होप क्लियर होगा। अब अगर बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया, ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? क्या बैंक को कभी दिक्कत भी आती है ये ऐसे क्रेडिट क्रिएट करने में? क्योंकि बैंक की कमाई ही क्रेडिट क्रिएशन से होगी, करेक्ट। तो लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहला लिमिटेशन, आपने हर केस में सोचना है कि भाई बैंक के पास क्या होना चाहिए, पैसा। बैंक के पास पैसा होना ही चाहिए। इस पैसा होने पर ही सारी लिमिटेशंस आपकी आएंगी। जैसे सबसे पहला आता है अमाउंट ऑफ जो कैश बैंक के पास होगा। तो जितना कैश ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा, उतना ही ज्यादा पैसे पे लोन दे पाएंगे, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा। दूसरा कैश रिजर्व रेशो, यानी कैश रिजर्व, जितना रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट लिया था, अगर रिजर्व पहले हम कितना ले रहे थे 200, लेकिन अगर मान लो अब रिजर्व ले लिया 400, तो अब लोन कितने पे दे पा रहे हैं, सिर्फ 600 रुपए पे, जबकि पहले कितने पे दे पा रहे थे, 800 रुपए पे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है सीआरआर कितना है। सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएट कम होगा, और सीआरआर जितना कम होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएट ज्यादा कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर वहां की बिजनेस कंडीशन, कि वहां की बिजनेस कंडीशन कैसी है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने क्या करा, आपने काम की परमिशन लेनी थी, ठीक है ना। तो ये परमिशन लेटर है, परमिशन लेटर है।
और ऐसे आपको 10 परमिशन लेटर भरने पड़ रहे हैं। उसके बाद क्या करते हो, आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो जहां से परमिशन मिलनी है, मतलब आपको, तो गवर्नमेंट का ऑफिस पे जाते हो आप, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऑफिस में मान लो ये 10th फ्लोर है, इसी तरीके से 4th फ्लोर हो गया, यहाँ पे मान लो ये बेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप जाते हैं इंक्वायरी काउंटर पे, इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी ये जो 5 नंबर वाला फॉर्म है ये आपको 10th फ्लोर में सबमिट करना पड़ेगा और वहां से अप्रूवल लेके आओगे। तो 10th फ्लोर में जाता है अप्रूवल लेने के लिए, पता चलता है वहां पे बाबू है ही नहीं, यानी हूसोएवर पर्सन आर जिस जो भी साइन करेगा उस पर, वो अभी अवेलेबल ही नहीं है, एब्सेंट है। एब्सेंट हो गया तो आगे का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, अगेन वो दिन भी खराब हुआ, अगले दिन इसको दोबारा आना पड़ेगा। अब मान लो अगले दिन आया, इस समय ये प्रेजेंट था, इन्होंने बोला ठीक है जी ये अप्रूवल दे दिया मैंने, 5 नंबर फॉर्म हो गया क्लियर। अब आपको 8 नंबर फॉर्म जो होता है वो पहले क्लियर करवाना पड़ेगा 4th फ्लोर से, ठीक है। 4th फ्लोर वाले बोलते हैं जी ठीक है ये तो हम अप्रूव कर देंगे, लेकिन इसकी पहले एक परमिशन एक लेटर लेके आओगे आप कहां से, मान लो एक फलाने वाले ऑफिस से लेके आओगे, ठीक है ना, और वो दूसरी जगह है मान लो। तो फिर ऐसे करके क्या होता था, बहुत दिन खराब होते थे, इसीलिए काम धंधे भी फिर उतने नहीं चलते थे। करेक्ट। तो इसको चेंज कर कर क्या लाया गया, एक पोर्टल ओपन कर दिया, ठीक है। उस पोर्टल में क्या किया जी, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल में भर दो आप, ठीक है। इस पोर्टल में अगर आप भर दोगे, जितने भी अथॉरिटेटिव होंगे वो उसको देखेंगे, साइन करेंगे, और आपको अप्रूवल भी इसी पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे ना तो कहीं जाना पड़ा, आप अपने लैपटॉप में बैठे हो, सारी फॉर्म वगैरह फिल वगैरह किए और सबमिट कर दिया, और कहीं पे आपको दोबारा भी नहीं जाना पड़ रहा कि किसी को आपको पैसा खिलाना पड़े, नहीं। वहीं पे पोर्टल आपका आएगा, आपकी मेल आईडी में दोबारा वो अप्रूवल आ जाएगा और आपका क्लियरेंस हो जाएगी। इससे क्या हुआ, बिजनेस करना और ईज हो गया। जब बिजनेस करना ईज हो गया तो जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जी अर्निंग बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है ना। अर्निंग जिसकी बढ़ेगी फिर दूसरा वो खर्चा करेगा इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा, और पैसा सर्कुलेट होगा, बैंक के पास और पैसा आएगा। क्लियर। तो जब आप ऐसे पॉइंट्स वगैरह को कोट करते हो, अगेन आंसर राइटिंग और इंप्रूव होती है, आपके आंसर क्वालिटी और इंप्रूव होती है, और आपको मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग बेहतर मिलते हैं। क्लियर। इसी तरीके से चौथा, लिक्विडिटी कितनी है, यानी फंक्शनर कैसे फंक्शन करता है बैंक, तो इजी फंक्शन करा तो और अच्छा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। करेक्ट हो गया। तो ये थी लिमिटेशन हमारी। अब ध्यान से देखते हैं नोट्स में, तो लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। पहला, अमाउंट ऑफ कैश कितना है, तो एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट लार्जली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैश दे रिसीव एज एन डिपॉजिट। सीआरआर कितना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। बैंकिंग हैबिट कैसी है वहां की, बैंकिंग हैबिट मतलब ऐसा तो नहीं कि वहां के लोग आज भी क्या कर रहे हैं, या तो तकिए के नीचे या गुल्लक में, या आज भी अपनी तिजोरी में ताला लगा के वहां पे पैसा सारा रखा हुआ है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर अगर आप उसको 10 साल बाद भी निकालोगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा, और वो इकोनॉमी में नहीं आया तो इकोनॉमी के लिए भी लॉस है, वैल्यू भी कम हो गई, ठीक है। तो बैंकिंग हैबिट यानी वहां के लोगों की बैंकिंग हैबिट कैसी है, कितने लोग वहां पे अपना पैसा जो है बैंक में रखते हैं, तो जितना ज्यादा बैंक में रखा जाएगा उसी हिसाब से फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगी वो भी ज्यादा होगी, क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा हो पाएगा। और नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन कैसे है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन के लिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई कौन किस देश में कितना ईज है बिजनेस करना, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो, अगर आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं कि भाई आप ए कंट्री में जाना चाहते हो बिजनेस करने के लिए, या बी कंट्री में जाना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या देखोगे जी, वहां पे सबसे पहली बात कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं होती, यानी सिक्योरिटी है, फिर लेबर कितना इजीली अवेलेबल है, फिर रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है, कितना मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है, वो कैसे पता चलता है। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है एक रिपोर्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो 2014 में जो इंडिया का रैंक था, वो जितना मेरे को ध्यान आ रहा है 144 था, यानी बहुत पुअर था, करेक्ट।
तो कोई भी कंपनी जब देखती है भाई 144 रैंक पे, यानी यहाँ बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, तो वो नहीं आती थी फिर यहाँ। करेक्ट हो गया। तो आज की डेट में आई थिंक ऑलमोस्ट 67 68 है, यानी हमने काफी इंप्रूवमेंट करी है। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम मैंने एक एग्जांपल बताया, राइट। अब आते हैं अदर फंक्शंस में कमर्शियल बैंक के। तो इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जैसे ट्रेजरी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी प्रोवाइड करता है। अदर अप्रूव सिक्योरिटी जो कि अप्रूव्ड होती है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 से, ठीक है ना, जैसे हाउसिंग बोर्ड की सिक्योरिटीज हो गई, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, यूटीआईज वगैरह हो गए, तो उसको भी अप्रूव करवाता है या उसको भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको भी सेल वगैरह करता है। अदर सिक्योरिटीज जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। फिर एजेंसी ऑफ फंक्शन बैंक का भी काम करता है, ठीक है, फंड ट्रांसफर करना है, कलेक्ट करना है, फंड परचेज और सेल करना है सिक्योरिटीज, ठीक। और एक और फंक्शन आता है इसका, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज करता है, ठीक है ना, ट्रेवलर चेक को इशू करता है, और जो भी आपके बैंक के पास है तो लॉकर्स वगैरह की फैसिलिटी भी है, प्रोवाइड करवाता है। करेक्ट हो गया। तो हमने 4 तरीके के फंक्शन पढ़े। पहला कि जी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा लोन प्रोवाइड करता है, तीसरा क्रेडिट क्रिएट करता है, और चौथा अदर फंक्शंस में आ जाता है। अब आते हैं जी इन सब पे जो निगरानी रख रहा है, यानी सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक क्या है, पहले ये 1935 में, ध्यान देना इसको, आरबीआई जो था, ऐसा नहीं था इंडिया में बैंक पहले चलते नहीं थे, पहले भी काफी सारे बैंक थे, अलग अलग नाम से थे, फिर चेंज होते गए, चेंज होते गए, चेंज होते गए, ठीक है। फाइनली इंडिया में देखा गया अंग्रेजों ने कि भैया बहुत पैसा है इंडिया में, और बैंक यहाँ पे चलते थे फिर बंद हो जाते थे, तो कारण क्या है उनका, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। फिर एक कमेटी बिठाई, ठीक है ना, एक कमीशन बिठाई, जिसका नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन। याद रखना बेटा, ये कई बार आपके जो वाइवा वगैरह होता है उसमें पूछ लिया जाता है। हिल्टन एंड यंग कमीशन बिठाई, ठीक है, और इस हिल्टन एंड यंग कमीशन के बिहाफ पर आरबीआई का एक्ट बनाया गया 1934 में, और इसके दौरान आरबीआई ओपन किया गया 1935 में, ठीक है ना। किस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, हिल्टन एंड यंग कमीशन। 1935 में क्या ओपन हो गया, आरबीआई ओपन हो गया। एक्ट क्या, एक्ट कौन सा है, 1934। कमर्शियल बैंक इसके कौन से शेड्यूल के अंडर आता है, शेड्यूल 2, ठीक है। तो आरबीआई को सारा काम दे दिया। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, और इसके हेड को बोला जाता है गवर्नर, ठीक है। करंटली गवर्नर चेंज हुआ है, आप बताओगे उनका नाम क्या है, ठीक है। प्रीवियस गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत सर, ठीक है ना। करंट कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। सो सेंट्रल बैंक, ध्यान से समझते हो फंक्शन क्या है जी सेंट्रल बैंक का, जैसे हमने इनिशियल में भी पढ़ा था, क्या सबसे पहला नोट वगैरह इशू करना, ठीक है ना, एडवाइजर के तौर पे काम करना, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, बैंक बैंक को सुपरवाइज करना, फॉरेन एक्सचेंज जितने होते हैं उसका कस्टोडियन रखना कि हाँ भाई मैं हूं, ठीक है ना, और तब तक ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक। इस तरीके से बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस का काम करना, और कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, अब ध्यान से समझते हैं, एक एक चीज को इलेबोरेट वर्जन में पढ़ते हैं। तो बैंक क्या कर रहा है, सबसे पहले नोट इशू करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर कोई अपने तरीके के नोट चला रहा है, कहीं पता चल रहा है एक का 20 रुपए का नोट पिंक कलर का है, दूसरा बोल रहा है ब्लैक कलर का, नहीं, तो फिर भरोसा कैसे आएगा। तो उसको रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए मोनोपोली क्रिएट करी गई आरबीआई की। क्लियर हुआ। सो 1 रुपी नोट कॉइन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इस पर साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। मैंने आपसे पूछा था जी फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे नाम है तुहिन सर है इसके, तुहिन कांत, ये इनका नाम है, ठीक है ना, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। तो 1 रुपए के नोट के नीचे इनके साइन होते हैं, ठीक है, और बाकी रुपीज के नोट के नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। सो ऑल अदर करेंसी नोट आर इश्यूड बाय द आरबीआई,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एडवांटेज क्या है? तो एक यूनिफॉर्मिटी, जैसे मैंने बोला वैसे बनी रहती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है ना। अब ये बैंकर्स और गवर्नमेंट के एजेंट एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है, यानी अगर जैसे डिमोनेटाइजेशन करना, तो ये इन्हीं लोगों से सलाह लेता है, या कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है। पॉलिसी मतलब जैसे दो तरीके की पॉलिसीज आती हैं, ठीक है ना, ध्यान में समझना। तो पॉलिसीज जो होती है, पॉलिसीज दो तरीके की मेजरली होती है। एक को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और एक को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ध्यान देना यार। एक को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एक को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये रन करती है गवर्नमेंट, जिसके अंडर वो टैक्स, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर एंड ऑल क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी भी जब बनाती है तो गाइडेंस ले लेती है, किससे? आरबीआई से। और आरबीआई कौन सी पॉलिसी रन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर आपके सभी तरीके के रेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, इसी तरीके सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। तो बैंकर्स गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे भी काम करता है, यानी एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कलेक्ट करता है चेक एंड ड्राफ्ट को, पेमेंट करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज जब जरूरत होती है तो सप्लाई करता है, फिस्कल एजेंट का भी काम करता है, ठीक है, पब्लिक डेट को मैनेज करना, टैक्स कलेक्ट करना, एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है, जैसे डिवैल्यूएशन करा गया था, ठीक है ना। इसके बाद बैंकों को सुपरवाइज भी करता है, ठीक, सीआरआर डिसाइड करता है, हर तरीके के रेट्स वगैरह डिसाइड करने का काम सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। वो क्यों करता है ऐसा डिसाइड? इसलिए करता है ताकि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा, मान लो महंगाई ज्यादा है, तो महंगाई के समय इसको, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। इस तरीके से लेंडर ऑफ द लार्ज रिजॉर्ट, कहीं से पैसा नहीं मिलेगा अगर बैंक को, तो ठीक है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक बोलता है मैं हूं भाई, आप उसकी टेंशन मत लो। बैंकों के सुपरवाइज भी करता है, ठीक है, लाइसेंस वगैरह ग्रांट करता है, कंट्रोल करता है ब्रांच के एक्सपेंशन को, किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन भी है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक कीप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सच एज यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, गोल्ड एक्सेट्रा। पर्पस क्या होता है? मेंटेन रहे कॉन्फिडेंस डोमेस्टिक करेंसी की तरफ, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके, स्टेबलाइज हो सके एक्सचेंज रेट, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का भी काम करता है, ठीक, यानी बैंक रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह चलाना। अब आते हैं जी सेंट्रल बैंक के कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो दो तरीके के मेजर्स हैं इसके पास, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। कई बार इन्हीं का नाम लेके पूछ लिया जाएगा, तो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत पूरा फोकस अब यहाँ पे रखना। तो दो तरीके के मेजर्स हैं, एक आते हैं जी क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव में कौन सा आता है? जैसे बैंक रेट पॉलिसी हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल सीआरआर, रेपो रेट वगैरह, ये सब इसी के अंडर आते हैं, ठीक है ना। मेजरली इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। और क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं? जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट चेंज करना, राशनिंग ऑफ क्रेडिट करना, डायरेक्ट एक्शन, कंट्रोल कंज्यूमर क्रेडिट और मॉरल सुएशन। अब देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है। तो बैंक रेट पॉलिसी में क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सा फंडा है, समझना इस बात को। जो भी पॉलिसीज बन रही है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी उस समय कैसे रन कर रही है, करेक्ट। अगर मान लो इन्फ्लेशन है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, तब कैसे रन करना है। और मान लो डिफ्लेशन है, तो कैसे रन करना है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कैसे आता है? इन्फ्लेशन तब ज्यादा आता है जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, इन्फ्लेशन तब क्रिएट होता है, यानी महंगाई क्रिएट हो रही है, ठीक है। और महंगाई कब हो रही है? जब हर कोई डिमांड कर रहा है उस चीज की कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है? प्राइस शूट करना स्टार्ट कर देता है, महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब डिमांड क्यों राइज हो रही है? क्योंकि लोगों के पास जो है पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये एक पिज्जा है, पिज्जा के 4 स्लाइस है और हर एक स्लाइस जो है 10 रुपए का, ठीक है। खाने वाले मान लो 2 जने,
तो जो भी यहाँ बनाने वाला पर्सन है, जो भी बनाने वाला पर्सन है, उसको पता है कि भाई अगर हर कोई एक एक पीस भी खाएगा तो मेरे 2 पीस तो खराब चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, रेट को कम कर देगा। ये बोलेगा ठीक है भाई, अगर आप 2 लेते हो तो मैं आपको 15 रुपए के 2 दे दूंगा, जबकि ये नॉर्मली कितने में देता, 10 और 10 20 रुपए में देता। दो अब कितने में दे रहा है, 15 रुपए में। लेकिन अगर यही मान लो ये लोग दो की जगह, अगर मान लो ये 2 की जगह जो ये लोग है खाने वाले, ये 200 है, तो जो पिज्जा बना रहा है ये अगर इसको 10 भी कर देगा, 10 यानी 40 पीस हो गए अब, करेक्ट। तो ये बोलेगा अच्छा भाई खाने वाले तो 200 है, तो ये क्या कर देगा, प्राइस बढ़ा देगा, कहता है ठीक है अब एक पीस जो है वो 20 रुपए का मिलेगा, जो पहले 10 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, तो क्यों बढ़ाया प्राइस, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को चाहिए वो चीज, और जो बना रहा है उसको पता है क्या, कि लोग डिमांड करेंगे, अगर मैं थोड़ा और भी बना देता और प्राइस भी अगर और बढ़ा देता तब भी बायर्स रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर। अब अगर मुझे ये 200 रुपीज, मतलब 200 जो पीपल है इनकी परचेजिंग पावर को खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बेस पर खींचेंगे। ठीक है, ताकि हायर और इन्फ्लेशन बढ़ने से बचाया जा सके। ठीक है ना, तो डिमांड ज्यादा, अब डिमांड को कम कैसे करना है, तो डिमांड को कम कैसे करना है, तो हम ये देखेंगे भाई लोगों के पास पैसा कहां कहां से आ रहा है, और लोगों के पास जो पैसा है इस समय उसको कैसे खींचा जा सके। ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करेगा कि भाई लोग कहां से पैसा लेते हैं, कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक को पैसा देना कम कर दो, तो क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा देगा क्यों, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक पैसा लेते हैं, किससे, आरबीआई से, करेक्ट। तो अगर आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो गया, मान लो पहले पैसा लिया जा रहा था 10% पे, आरबीआई बोलता है भैया नहीं अब मैं तुम्हें 20% इंटरेस्ट पे दूंगा। ठीक है, अब अगर बैंक रेट मान लो 20% हो गया, अब कमर्शियल बैंक जो है यहाँ पे, ये कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ये भी कम पैसा लेगा, इसकी भी परचेसिंग, मतलब ये भी क्या करेगा, अपने पास कम पैसा रखेगा, क्योंकि उसे भी एट द एंड लोन पे करना है आरबीआई को। अब ये अगर कम रखेगा तो 20% आरबीआई दे रहा है, तो ये बोलेगा जी लोगों को कि भाई अगर आप पैसा चाहिए आपको तो आप 30% पे हो, आपको लोन मिलेगा। तो लोग ये सोचेंगे भाई अगर 30% हमें इंटरेस्ट ही पे करना पड़ जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ, तो वो लोग भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों के पास पैसा आना कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्या हुआ, बैंक रेट बढ़ा दिया, कब, इन्फ्लेशन के केस में, क्यों, परचेसिंग पावर को कम करने के लिए। दूसरा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है ना, आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है भाई कमर्शियल बैंक को कि तुम्हारे पास जो पैसा है, ठीक है, अब तुम मेरे पास जो रिजर्व रखोगे वो ज्यादा रखोगे। मान लो पहले 5% रख रहे थे आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक, आरबीआई बोलता है भाई कमर्शियल बैंक को 10% रखो, यानी अगर तुम्हारे पास 100 रुपए आए हैं तो पहले तुम 5 रुपए अपने पास रख रहे थे, अब 5 रुपए मेरे पास रख रहे थे, अब 10 रुपए मेरे पास रखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना पैसा खींच ले जाएगा कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग पावर है, क्रेडिट क्रिएशन पावर है, वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो गई तो लोगों तक और कम पैसा जाएगा। ठीक है ना, तो यानी सीआरआर रेशो बढ़ा दिया जाएगा, कब, इन्फ्लेशन के केस में। तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स जो होते हैं उसको सेल और परचेज किया जाता है, करेक्ट। तो बॉन्ड्स को इन्फ्लेशन के समय सेल किया जाएगा। ठीक है ना, किसको, लोगों को सेल किया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। ठीक है, बोल दिया जाएगा कि भाई 10 साल के लिए बॉन्ड निकल रहा है, 10 साल के लिए हम इसको आपको 20% इंटरेस्ट पे करेंगे, तो लोग बोलेंगे अच्छा 20% मिल रहा है, ये तो एफडी में भी नहीं मिलता इतना ज्यादा, तो लोग उसमें पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, लोगों के पास से अगेन पैसा खींच लिया, इससे क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर और कम हो जाएगी, तो इससे इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल में आ जाएगा, करेक्ट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लेशन के समय क्या कर दिया, सेल कर दिया बॉन्ड्स वगैरह। क्लियर हुआ, तो इनके थ्रू क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर डिफ्लेशन की बात होगी तो डिफ्लेशन के समय क्या कर दिया जाएगा, तो जी जो रेट्स हैं उसको कम कर दिया जाएगा, यानी लोगों को और पैसा दिया जाएगा जब डिफ्लेशन होता है। ठीक है ना, सीआरआर भी कम कर दिया जाएगा, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड्स को परचेज कर दिया जाएगा लोगों से, यानी आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को भाई लोगों से बॉन्ड ले लो, लोगों को पैसा दो उसके बदले में। ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। अब सर क्वेश्चन ये आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर
कौन कौन सा चीज बढ़िया है, कौन सी चीज बढ़िया है, इन्फ्लेशन या सर डिफ्लेशन? तो इन्फ्लेशन ही ठीक होता है किसी इकोनॉमी के लिए। ठीक है सर, कितना? तो ये 4% से +-2% कर लेना। ठीक है ना, 4% से ज्यादा से ज्यादा 6% तक होना चाहिए, और इससे मिनिमम जाए तो 2% से कम नहीं होना चाहिए, और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4% इन्फ्लेशन या 3 to 4% इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बढ़िया माना जाता है। अब सर ऐसा क्यों माना जाता है बढ़िया? तो बेटा मान के चलना कि वही पिज्जा वाला ये एग्जांपल ले लो। अब मान लो ये एक पर्सन था, ये पहले खुद अकेला पिज्जा बना रहा था। अब अगर इसको पता है डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, 2 पर्सन को और रख लेगा। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों के पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, दो जनों के पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो अब इन लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो ये लोग अगेन फिर कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, एक्सपेंड कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे। अगर ये जो खर्चा करेंगे तो जिस पर खर्चा करेंगे वो उसकी इनकम बन जाएगी। करेक्ट हुआ? यानी मान लो अगर ये कुछ सामान लेते हैं, तो जिससे भी सामान ले रहे हैं, ठीक है, जो भी सेलर है, हुसोएवर इज द सेलर, इसका जो खर्चा है वो इसकी अब इनकम बन जाएगी। अब यानी इसके पास भी पैसा आ गया। करेक्ट? तो ऐसे इकोनॉमी रन करती है। यानी इन्फ्लेशन अगर इस मॉडरेट बीच में रहता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से चलती रहती है। लेकिन अगर डिफ्लेशन होगा, डिमांड ही नहीं है, तो ये क्या पर्सन जो पहले पिज्जा बना रहा था खुद, ये क्या इन दो को एम्प्लॉयमेंट देगा? नहीं। इवन शायद अगर इसके पास दो जने है एम्प्लॉयड कर रखे, तो जब डिमांड ही नहीं आएगी उनको निकालना शुरू कर देगा। आप सोचो कोरोना का टाइम जब आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या था, काम वगैरह सारे बंद हो गए थे। तो क्या हो गया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, तो सैलरी कहां से देंगे? ठीक है ना। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़िया होता है। कितना होता है सर? 4% अच्छा होता है। ज्यादा से ज्यादा ये बढ़े तो +2 बढ़े, और कम हो तो -2 हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। ठीक, तो यही दे रखा आप, अगर वो समझ में आया तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बैंक रेट, ठीक है ना। तो एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन जब हो जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाता है बैंक रेट। क्या इफेक्ट पड़ेगा जी इसका? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मनी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड अगर होगी तो डिक्रीज कर दिया जाएगा बैंक रेट। तो इससे क्या होगा, बोरोइंग चीपर हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, एक्सपेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब एक्सेस डिमांड होती है तो सिक्योरिटी क्या कर दी जा रही है, सेल कर दी जा रही है, जैसा हमने इन्फ्लेशन के समय किया था। ठीक है ना। क्या इफेक्ट पड़ेगा जी सेल करने से? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मनी। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल क्या करना है, वो पैसा बस खींचना है। और डेफिशिएंट डिमांड के समय परचेज कर देंगे ताकि एक्सपेंड हो जाए, इकोनॉमी में पैसा जाए, पंप करा जाए पैसा। क्लियर? अगला आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अगेन जब एक्सेस डिमांड होगी तो सीआरआर रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको सीआरआर लिख लेना, सीआरआर, सीआरआर रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, अगेन वही, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा मनी को, जो लैंडिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, बैंक की क्रिएशन पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड के समय सीआरआर कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, लैंडिंग पावर और बढ़ जाएगी, वो और क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, लोगों के पास और पैसा जाएगा। क्लियर? अब आते हैं जी क्वालिटेटिव मेजर। ठीक, तो क्वालिटेटिव अभी तक अपने पढ़े क्वांटिटेटिव मेजर, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है ना। क्वालिटेटिव मेजर में मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सर मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, सिंपल समझो कि जी आप 1 लाख रुपए का लोन लेने गए। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लेने गए, तो आपसे सिक्योरिटी रखवा दी, मान लो 1,20,000 की कोई एक असेट रखवा दिया। अब अगर बैंक को क्या करना है, इन्फ्लेशन का टाइम है और लोन कम दे रहा है, तो क्या करेगा, इस सिक्योरिटी को बढ़ा देगा, बोलेगा कि पहले 1 लाख दे रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवाओ। तो आधे जने वैसे पीछे हो जाएंगे कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है, इतना तो अपने पास है ही नहीं। ठीक है ना। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, मार्जिन इंक्रीज्ड। मान लो पहले 20% था, फिर 40% हो गया। एक्सेस डिमांड के समय, सॉरी डेफिशिएंट डिमांड के समय डिक्रीज कर दिया जाएगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मना कर दिया जाता है जी कि जी मान लो अगर एग्रीकल्चर के लिए एक सिंपल मान लेते कि बोला कि जी आपके पास जो पैसा है उसको आप एग्रीकल्चर पे दे रहे हो, ऑल ओके। बिजनेस वगैरह में दे रहे हो, ऑल ओके। ठीक है ना। मान लो थर्ड पर्सन में अगर आप दे रहे हो, या थर्ड कैटेगरी के लिए जो आप पैसा दे रहे हो, तो पहले 100 रुपए दे रहे थे,
अब बोले जी इसको कम करो, कितना करो, 60 कर दो। अगर कोई थर्ड कैटेगरी में लोन लेने आता है तो सिर्फ 60% ही आप लोन दो, इसके अलावा कोई लोन नहीं देना, ठीक है ना। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट अंडर दिस मेथड सेंट्रल बैंक लिमिट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, फिक्स मैक्सिमम लिमिट क्रेडिट created by the bank, fix borrowing limit बैंक फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्शन एक लीगल गाइडलाइंस निकाल दी जाती है कि भैया अगर कोई भी इस गाइडलाइन को तोड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इफ बैंक डू नॉट ओबे दी सेंट्रल बैंक मे रिफ्यूज रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, चार्ज पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफ्यूज टू गिव फर्दर क्रेडिट। बैंक उसको फर्दर फिर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगला आता है कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, एक्सेस डिमांड के समय पेमेंट इंक्रीज कर दी जाएगी, डाउन पेमेंट। सर मतलब है कि मान लो आपने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है ना, पहले डाउन पेमेंट 10 करनी पड़ रही थी, अब बोलेगा जी डाउन पेमेंट करो 25, ठीक है। तो 25, ठीक है कि भाई 25 आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट आता है इसमें मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन मतलब एक जनरल गाइडलाइंस, जैसे मान लो बड़े लोग बोलते हैं अरे यार सिगरेट पीना बुरी आदत है, लेकिन कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको जेल हो रही है क्या, नहीं, ठीक है। तो मॉरल गाइडलाइंस दे दी जाती है कि भाई आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं जी इसके कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, जैसे बैंक रिलेटेड रेट्स। तो बैंक रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी वो पैसा या वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक लोन लेता है, किससे, आरबीआई से। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। तो सर फिर रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट भी सेम चीज है। सर फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी, यानी 91 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, तो उससे पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, तो लोन वगैरह भी कम लिया जाता था, डिपॉजिट्स भी कम होते थे। तो उस समय जो रेट डिसाइड होते थे लंबे समय के लिए होते थे, वो बैंक रेट चला करते थे उस समय। लेकिन जब इकोनॉमी ओपन हो गई तो ये देखा भाई पैसा का जो फ्लक्चुएशन है, जो फ्लो है, वो बहुत तेज हो रहा है। तो उसके लिए अगर एक लंबे समय तक के लिए रेट डिसाइड कर दिया जाएगा तो इकोनॉमी उतने अच्छे तरीके से फ्लरिश नहीं करेगी। तो अगेन अब बोला कि भाई अब जो रेट होगा, होगा वही कि जो आरबीआई से लोन लिया जा रहा है कमर्शियल बैंक के दौरान, लेकिन अब रेट जो होगा वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, तो उसी बैंक रेट को फिर रेपो रेट बोल दिया गया, ठीक है। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने इसमें सेग्रीगेशन भी कर दी है। बेसिस टाइम पीरियड, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कभी कभार ओवरनाइट भी होता है, एक दिन के लिए भी होता है। पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। जैसे मैंने बोला ना कि ओपन कर दी थी इकोनॉमी तो पैसा फ्लक्चुएशन होना बहुत जरूरी था। इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन एक लंबे समय के लिए होता था। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये रेयरली यूज किया जाता था। सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है, इसमें अनसिक्योर्ड भी होता था, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा रखवाता है आरबीआई के पास तो जिस रेट पे रखवाएगा उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोल दिया जाता है, ठीक है। सीआरआर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब पैसा रखवाया जाता है, यानी रिजर्व जो बोला जाता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है भाई मेरे पास इतना रिजर्व रखवाना है, तो जिस रेट पर रखवाना है उसको सीआरआर बोला जाता है, और सिक्योरिटी जिस रेट पर रखवानी पड़ती है, गोल्ड सिक्योरिटी, उस रेट को एसएलआर बोल दिया जाता है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान होगा आपको, कई बार पूछ लिया जाता है, या आपके वाइवा वगैरह जो होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इस मॉनेटरी पॉलिसी जब डिसाइड होती है तो इसकी एक कमेटी होती है, ठीक है। इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की साइड से, 3 मेंबर, और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है ना। मिनिमम मीटिंग रखने के लिए जो कोरम होता है, जो कोरम होता है वो 4 जने होना जरूरी है, 4 पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है मीटिंग में, तभी जाके मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, राइट। सो ये था मनी एंड बैंकिंग के बारे में। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। इस वीडियो को 2-3 बार 2x फॉर्म में भी देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। फर्दर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। और किसी चैप्टर पे या और किसी टॉपिक पे जो आपको पर्टिकुलरली जो दिक्कत आ रही है, अगर वो ऐसा भी कुछ है
तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और जितना ईज लेवल पे हो सकता है उतना ईज लेवल पे इन वीडियोस को बनाऊंगा। नोट्स आपके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग में और इंप्रूवमेंट हो पाए। क्योंकि मेजरली होता क्या, जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो याद तो सब कुछ होता है, लेकिन लिखते समय एक से दूसरी लाइन में आप नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट्स नहीं होते, वो कैचिंग पॉइंट्स नहीं होते। तो आपको कैचिंग पॉइंट्स होना जरूरी है, इसी हिसाब से नोट्स बनाए गए। तो जब आपके पास पॉइंट दिमाग में रहेगा और उसके अंदर दो दो लाइन भी अगर आप लिख देते हो तो फिर आपको बहुत इजीली नंबर मिल जाते हैं बोर्ड। इसी के साथ आज का ये वीडियो और कंप्लीट होता है। अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ जरूर लगाएं। जय हिंद।